अब तक हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेप्रिसिएशन। अब मूल्यह्रास का मतलब क्या हुआ? जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं व्यापार के अंदर हमने जितनी भी संपत्तियां लगाई है उनकी वैल्यू साल दर साल कम होती जाती है। क्या रीजन है कि कम होती जाती है? एक तो हम उनको काम में ले रहे हैं, आई बात समझ में? एक, अगर वस्तु पुरानी हो रही है तो सिंपल सी बात है उसके मूल्य में कमी आएगी प्रचलन के कारण। कॉमर्स की भाषा में इसको प्रचलन बोला जाता है। प्रचलन के कारण वस्तु के मूल्य में कमी आना। तो जितनी भी संपत्तियां आपने व्यापार के अंदर लगाई है उनका जो मूल्य है उसमें साल दर साल क्या आती रहती है? गिरावट आती रहती है। उस गिरावट को हम किस नाम से जानते हैं? मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। और वैसे आपको क्या करना होता है, जो हमारी जितनी भी संपत्तियां हैं उनको एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर उनका मूल्य जीरो करना कंपलसरी होता है। कितने भी साल में आपको उनका मूल्य कितना करना कंपलसरी होता है? जीरो। जैसे मान लो 5 साल में, 10 साल में, वो गवर्नमेंट ने अलग अलग संपत्ति के हिसाब से अलग अलग रूल बना रखा है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के भी दो मेथड होते हैं, वो मैं आपको डिटेल से लिखवा दूंगा। एक WDV मेथड होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू, और एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। उसकी डिटेल से मैं आपको लिखवा दूंगा। मूल्यह्रास के बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है डूबत ऋण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स। आपने किसी को उधार माल बेचा या उधार सेवाएं दी और उस आदमी ने पैसे देने से मना कर दिया। आपने किसी को माल उधार बेचा या फिर उधार सेवाएं दी और उसने क्या किया? पैसे देने से मना कर दिया। तो ऐसे केस में ये तो है नहीं कि हम दुकान छोड़ के उससे लड़ने जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल। अगर ऐसे लड़ने जाएंगे तो हो गई दुकान। फिर तो हम क्या करते हैं, 100 में से कोई 2 ही आते हैं ऐसे, सब तो ऐसे होते नहीं हैं, क्योंकि हम भी देख के ही सेल करते हैं। ऐसे थोड़ी हर किसी को सेल कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति पैसे देने से मना कर देता है या फिर दिवालिया हो जाता है, जानते हो ना दिवालिया होना, कंगाल हो जाता है, तो उसका पैसा आने का नहीं है। हम उस पैसे को किस में डाल देते हैं? डूबत ऋण के खाते में डाल देते हैं कि भाई ये पैसा तो डूब गया, अब ये आने का नहीं। आ गया डूबत ऋण का मतलब समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारा नॉर्मल वर्ष होता है जनवरी से दिसंबर, वैसे ही व्यापार का एक वित्तीय वर्ष होता है। वो चलता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो हमारा वित्तीय वर्ष वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये कब खत्म होगा? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। यस। अच्छा, वित्तीय वर्ष का व्यापार में क्या महत्व है? व्यापार के अंदर आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, हमारा कितने खर्चे हो गए, कितनी इनकम हुई, उन सब का लेखा जोखा हम 31 मार्च को लगाते हैं। सबकी कैलकुलेशन हम 31 मार्च को लगाते हैं कि हमारी जो बिजनेस की गाड़ी है वो प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है। क्योंकि अगर हम पता नहीं लगाएंगे तो ऐसे तो फिर चलने दो। अगर चाहे मान लो आपका बिजनेस प्लस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, किसको पता लगेगा? ये साल में एक बार लगता है। ये साल में एक बार होती है कैलकुलेशन, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। जैसे 31 मार्च को हमने प्रॉफिट लॉस का पता लगा लिया, फिर 1 अप्रैल से वापस चालू हो जाता है सिस्टम। हाँ, बजट तो 1 फरवरी को आता है, लेकिन वो लागू 1 अप्रैल से ही होता है। आई बात समझ में? कल आया था ना बजट। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपने पढ़ा। अब वित्तीय वर्ष जहाँ पे ख़त्म होता है उस दिन हम क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स, 2 तरह के अकाउंट्स हमारे बनते हैं। एक तो बनता है लाभ एवं हानि खाता,
लाभ एवं हानि खाता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ एवं हानि खाता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे कि अपन को इसके नाम से ही पता लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इस खाते से हमें किस चीज़ का पता लगता है कि भाई हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस खाते को बनाने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि इससे हम ये पता लगा सकें कि व्यापार के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसको डिटेल से हम टैली के अंदर सीखेंगे, अभी केवल आप इतना सा ध्यान रखो, ये खाता लाभ हानि का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा एक बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे काम करती है वो देखो। बैलेंस शीट के बारे में हम बात कर रहे थे। लाभ हानि खाते के बारे में आपने पता लगाया। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? बैलेंस शीट आपको आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। बैलेंस शीट के अंदर दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है संपत्ति का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेट्स। एक पक्ष होता है दायित्व का, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटीज। एक पक्ष होता है संपत्ति का, एक पक्ष होता है दायित्व का। संपत्ति का मतलब वो पैसा जो आपको मिलना है या फिर आपके पास है। संपत्ति का मतलब वो पैसा जो या तो आपको मिलना है या फिर आपके पास है। दायित्व का मतलब वो पैसा जो आपको बाजार में देना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में देना हो चाहे शॉर्ट टर्म में देना हो। आई बात समझ में? ये पैसा तो वो है, दायित्व तो वो पैसा है जो हमें बाजार में देना है, और संपत्ति का मतलब वो पैसा जो हमको या तो बाजार से लेना है या फिर वर्तमान में हमारे पास है। तो इन सब चीज़ों का पता हम किस में लगाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लगाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंदर हमने दो चीज़ बनाई, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक का मतलब क्या होता है? व्यापार के अंदर जो भी माल हमारे पास बिकने के लिए अवेलेबल है वो हमारा क्या है? स्टॉक। भाई अपन जैसे नॉर्मली बोलचाल में बोलते हैं ना, यार मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, मतलब हमारे पास इतना माल पड़ा है। वित्तीय वर्ष के अंदर स्टॉक का क्या महत्व है? वित्तीय वर्ष के अंदर स्टॉक का महत्व है, वित्तीय वर्ष के अंदर हम स्टॉक को दो भागों में बांट देते हैं। एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का स्टॉक। 31 मार्च को जो भी माल आपके पास बिना बिके रह गया वो 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। आई बात समझ में? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो माल जो या तो हमारे पास अभी अवेलेबल है या फिर जो 31 मार्च को अवेलेबल है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक? जो 1 अप्रैल को हमारे पास अवेलेबल होता है। आई बात समझ में? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में फ़र्क है। 1 अप्रैल का स्टॉक ओपनिंग में आता है और 31 मार्च तक का या फिर जो हमारे पास माल बिना बिके रह जाता है वो किस में आता है? क्लोजिंग स्टॉक में आता है। एक हम बात करें लागत की। लागत क्या होती है? माल को खरीदने पे जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं, चाहे वो गाड़ी भाड़े के रूप में हो, मजदूरी के रूप में हो, जितना भी हमारा माल खरीदने पे जो खर्चा हुआ है वो सारा का सारा हमारी क्या होगा? लागत होगा। जैसे आप मान लो नई गाड़ी खरीद के ला रहे हो, मैं बिज़नेस से हट के कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक नई गाड़ी खरीद के ला रहे हो, अब उसको खरीद के लाने पे आपका पेट्रोल लग गया, ठीक है, जैसे 500 रुपये का पेट्रोल लग गया, एक तो आपकी वो लागत हो गई। एक आपने वहाँ से गाड़ी चला के नहीं लाए, आप किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाए हो और ट्रांसपोर्ट वाले ने गाड़ी पहुँचाने के आपसे 5000 रुपये ले लिए और गाड़ी के आप वहाँ पे 1 लाख रुपये अलग से दे आए, ठीक है, तो आपकी गाड़ी टोटल कितने की पड़ गई? 1,05,000 की। तो ये जो 5,000 है ये आपकी क्या कहलाएगी? लागत। सेम चीज़ माल में भी अप्लाई होती है। जब हम माल मंगवाते हैं तो माल खरीदते टाइम भी अलग अलग खर्चे होते हैं और वो सारे खर्चे किस में आते हैं? लागत के अंदर आते हैं।